कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित गोल्ड शॉर्ट टर्म आउटलुक वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा। सबसे पहले आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की ईश्वर से कामना करता हूं। गोल्ड शॉर्ट टर्म आउटलुक की इस वेबिनार में हमारे साथ हैं रेलीगेयर ब्रोकिंग से सुगंधा सचदेवा जी, मोतीलाल ओसवाल से श्री नवनीत दामानी जी और पृथ्वी फिनमार्ट से श्री मनोज कुमार जैन जी और मनी लीसियस से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी। आज की इस वेबिनार में हम गोल्ड के शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं प्रश्न करना चाहूंगा नवनीत दामानी जी से कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 2013 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, यह गोल्ड की कीमतों को किस तरह प्रभावित कर रही है? नवनीत जी। गुड इवनिंग सभी को, सभी दर्शकों को। और जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो एक मेजर कंसर्न होता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट कुछ महीनों से देख रहे थे कि फेड का जो एक स्टांस था इन्फ्लेशन के प्रति वो बहुत अकोमोडेटिव था, और उनका ये मानना था कि इन्फ्लेशन 2 से 2.5% बैंड में ही रहेगा। बट फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन काफी ओवरशूट हो सकता है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस या मेटल की प्राइसेस को ये देखते हुए क्लियर जानकारी मिल रही है कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल शूट हो सकता है इन्फ्लेशन में, जो कि फेड को कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट कर सकता है इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए या ब्याज दरों पे फिर से फोकस करने के लिए। एंड ये जो एक पूरा सिस्टम है जो गोल्ड प्राइसेस को एक बुलिश से बायस दे रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी प्राइसेस में देखा है, करीब करीब $1740 से फिलहाल $1800 पार करके $1900 के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जब तक स्ट्रांग रहेगी तब तक गोल्ड प्राइसेस को गेन्स मिलते रहेंगे। जी सुगंधा जी, भारत के संदर्भ में हम देखें तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो रहा है, क्या इफेक्ट होगा गोल्ड की कीमतों पर? गुड इवनिंग कमल जी और सारे दर्शकों को गुड इवनिंग। देखिए, अगर हम मई मंथ की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने 8% तक के गेन्स आते हुए देखे हैं गोल्ड के प्राइसेस में। जैसा कि नवनीत जी ने भी बात करी, इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ रही है। अगर हम मार्च ऑनवर्ड्स ही देखें तो सीपीआई इंडेक्स यूएस में इट हैज सर्ज टू अ लेवल ऑफ अराउंड 4.2%, और ये फेड का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 2% से काफी ज्यादा ऊपर है। ये फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में काफी हद तक ड्राइव कर रहा है। बट वहीं अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट्स में हमें कमेंसरेट गेन्स देखने को नहीं मिले हैं, ऑल बिकॉज अगर हम रुपी की बात करें तो 75.5 मार्क से हमने काफी सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन आते हुए देखी है इंडियन रुपी में, और जहां हमने 72.30 तक के लेवल्स भी आते हुए देखे। सो इस वजह से मई मंथ में अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिली जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिली है। सो स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है रुपी एप्रिसिएशन का गोल्ड के प्राइसेस पर डोमेस्टिक मार्केट्स में बात करें। बट वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करें तो 1966 से हमने देखा है कि इंडियन रुपी नॉर्मली डेप्रिशिएट होता आया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। सो ये फैक्टर काफी ज्यादा फेवरेबल है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज नॉर्मली इंडियन रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग। सो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको डोमेस्टिक गोल्ड में इन्वेस्ट करने से काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलते हैं। इसका मैं एक डेटा भी हाईलाइट करना चाहूंगी। अगर हम पिछले 5 साल की भी बात करें तो पिछले 5 साल में इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस 78% तक बढ़े हैं गोल्ड के। बट वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% तक के एब्सोल्यूट गेन्स रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म ये देखा गया है, जब भी आप डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप उसको 5 साल के लिए रखते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही देखने को मिलते हैं। जी जयप्रकाश जी, क्रिप्टो करेंसी में जो उठापटक हुई है, क्या उससे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किस तरह प्रभावित होगा? जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार, और कमल जी थैंक यू इस शो में इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक आपका सवाल है बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी का, देखिए ये मार्केट में एक ना शॉर्ट टर्म फिनोमेना है जहाँ पे आप गोल्ड को कंपेयर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड की कंसिस्टेंसी और गोल्ड टाइमलेस अपने आप को प्रूव कर चुका है हज़ारों सालों से। उसे आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर कंपेयर करें जो लगता है कि गोल्ड को रिप्लेस कर लेगा, तो ये मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ही प्रीमेच्योर कंक्लूजन रहेगा। क्रिप्टो करेंसी ऐसा मार्केट में र्यूमर्स हैं कि वो गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, जिसके कारण शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिला था। लेकिन अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड हमारे लिए एक एंकर एसेट है।
स्पेशली अगर इंडियंस या इंडियन सिनेरियो की बात की जाए, तो जिस तरह से लोग जमीन या घर खरीदते हैं, उस तरह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने आप को एक सिक्योर महसूस करते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ही कंसिस्टेंट रहे हैं। कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं 1-2 साल, जैसे 2008-9 में था, या फिर 2020 में हमें देखने को मिला, जहाँ पे बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग देखने को मिला। अदरवाइज अगर आप देखें तो गोल्ड कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट करता है। जहां तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, आप देख रहे हैं कि एक दिन में 40% का फॉल हो जाता है। 2020 में हम लोग 300% का अपसाइड देख चुके थे। तो इस तरह के वोलेटिलिटी को एक ट्रेडर या स्पेकुलेटर उसका एडवांटेज ले सकता है, और वो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी क्रिप्टो करेंसीज में, उतना लोगों का विश्वास गोल्ड के प्रति बढ़ेगा। और मुझे लगता है ये आगे चल के गोल्ड के प्राइसेस को हेल्प ही करने वाला है, कि जिनका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा क्रिप्टो करेंसीज में या गलत क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करके, वो ये रियलाइज करेंगे कि अल्टीमेटली अगर उन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए और एसेट की सिक्योरिटी चाहिए, तो वो गोल्ड ही दे सकता है। जी, धन्यवाद जयप्रकाश जी। मनोज जी, डॉलर इंडेक्स को अमूमन ट्रेडर सबसे ज्यादा देखते हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि 90 से नीचे है तो गोल्ड और सिल्वर में एक तेजी आ सकती है, और जब ये 92 के ऊपर जाता है तो आम धारणा ये बन गई है कि निवेशक में कि अब इसे बेच देना चाहिए। तो यह प्रिंसिपल क्या हमेशा सफल है? नमस्कार कमल जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, और बाकी सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल नॉर्मली ये देखा गया है कि जब जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट देखने को मिलता है। हमने देखा कि जब पेंडेमिक का जो फर्स्ट वेव था तब डॉलर इंडेक्स 100 को भी क्रॉस कर गया था। उस समय हमने सोने और चांदी की कीमतों में एक शार्प जो है डिक्लाइन आते हुए देखा था। लेकिन जैसे जैसे जो है डॉलर इंडेक्स जो है वो वापिस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक बार बढ़त देखने को मिली। अगस्त महीने में हमने सोने की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में नया हाई बनाते हुए देखा, और भारतीय बाजारों में भी हमने 56,000 के ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे। अभी डॉलर इंडेक्स जो है 89.50 से 90 के रेंजेस में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ 89.40 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डॉलर इंडेक्स के लिए बना हुआ है। इसी के चलते हमने देखा है कि सोने की कीमतों में भी 49,000 49,500 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और चांदी की कीमतों में भी 73,000 के आसपास रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ 89.40 के नीचे जो है वीकली बेसिस पे एक बार क्लोजिंग दे देता है या उसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करता है, तो फिर डॉलर इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में फिर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ये महीने यूएस फेडरल रिजर्व की होने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट है उसके ऊपर काफ़ी जो है नज़र रहेगी कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेकर के यूएस फेडरल रिजर्व का क्या नज़रिया रहता है। अगर यहाँ पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय आता है तो फिर डॉलर इंडेक्स में एक बार मजबूती देखने को मिलेगी, और सोने और चांदी की कीमतों में एक टेम्परेरी करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये मंथ यूएस फेड की मीटिंग जो है वो काफ़ी निर्णायक होगी सोने और चांदी की कीमतों के लिए और साथ ही डॉलर इंडेक्स के लिए। जी, सुगंधा जी, यदि एक चॉइस करनी हो बिटकॉइन जैसी कोई करेंसी या गोल्ड, तो किसे चुनना चाहिए जहां एक ये इन्वेस्टर सेफ मनी कमा सके? कमल जी, मैं बिल्कुल गोल्ड के साथ जाना चाहूंगी। बिटकॉइन से दो फिनोमिनल रिटर्न्स दिए पिछले कुछ टाइम में, बट वहीं उसके साथ कोई फिजिकल एसेट की बैकिंग नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, एंड इट्स हाईली स्पेकुलेटिव इन नेचर। बट वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो इट हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री, एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है, हाईली लिक्विड है और एक फिजिकल एसेट की बैकिंग है, गवर्नमेंट की भी बैकिंग है, यहाँ सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग करते हैं, काफी स्टेबल एसेट्स है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो स्पेशली काफी ज्यादा एक एफिनिटी रही है गोल्ड के प्राइसेस के साथ। कोई भी सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, फेस्टिवल हो, लोग गोल्ड को बाय करना पसंद करते हैं। बिटकॉइन को लेके अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर पाएगा। अगर इसका एक और भी कारण देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा हमने स्पेकुलेटिव एक्सेसेस आते हुए देखे हैं। गोल्ड वही एक बहुत ज्यादा स्टेबल एसेट है और बुरे वक्त का साथी माना जाता है। अगर हम पिछले 10 सालों का भी सिनारियो देखें तो गोल्ड ने एनुअल अगर हम देखें CAGR ऑलमोस्ट 10% तक के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो 15% तक के एनुअलाइज CAGR रिटर्न्स दिए हैं। सो वो काफी स्टेडी और स्टेबल एसेट है। सो मैं हमेशा यही कहूंगी कि गोल्ड के साथ ही जाना चाहिए अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाह रहे हैं। बट वहीं अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं
तभी हमें बिटकॉइन की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुख अपनाना चाहिए। नवनीत जी, एक चीज जो देखने में आई है कि अब युआन करेंसी को काफी एक बड़े स्तर से मजबूत किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और हमने एक नई खबर देखी कि रसिया ने अब यूरो और युआन से अपने को जोड़ने का प्रयास किया और उसने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया। तो जो डॉलर टर्म में अभी तक हम देखते थे गोल्ड को जुड़ा हुआ, क्या असर पड़ेगा युआन चाइनीज करेंसी के मजबूत होने के बाद या उसके एक विश्वव्यापी स्तर पर फैलाव के बाद? वर्ल्ड ओवर जो हम ड्राइवर करेंसी कहते हैं वो डॉलर को कहते हैं, और अगर सारे मेटल्स या ऑयल या एनर्जी बास्केट की बात करें तो सब कुछ डॉलर टर्म्स में ट्रेड होता है। भले ही बेस मेटल जो लिस्टेड एलएमई पे है, पर उनका ट्रेडिंग जो होता है वो लार्जली डॉलर के हिसाब से होता है। मेरे हिसाब से डॉलर की जो होल्ड है या जो पकड़ है, कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की बहुत बड़ी कोशिश है वर्ल्ड ओवर, एंड चाइना, रशिया या जो भी एलाइज है या जो भी उनके अगेंस्ट है, उनका एक बहुत बड़ा एक कोशिश या एक धारणा है कि डॉलर की जो होल्डिंग या स्टोरेज वैल्यू है उसको कम करके हम दूसरी करेंसीज को भी बढ़ावा दें। करीब करीब 10 से 15 साल पहले ऐसा एक फैड आया था जब यूरो के ऊपर बहुत बड़ा फोकस था, और ऐसा माना जा रहा था कि यूरो जो है वो एक करेंसी, यूरोपियन करेंसी विल रिप्लेस द डॉलर, एंड डॉलर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या जो पकड़ है पूरे विश्व में वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो पाया है। सिमिलरली युआन का जो पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रहा है, बिकॉज चाइना का हर नेशन के साथ कहीं ना कहीं एक रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग मटेरियल टू दैट कंट्री। तो मेरे हिसाब से जो स्टोरेज ऑफ वैल्यू है वो डॉलर के साथ साथ डाइवर्सिफाई हो रही है युआन में, पूरी तरह से रिप्लेस हो रहा है ये कहना थोड़ा सा अभी भी प्री मेच्योर रहेगा। कल जो हमने रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए देखे, उसमें अगर हम लास्ट 10 साल की हिस्ट्री देखें तो लगभग 48% के आसपास रिजर्व्स थे रशिया के इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जो कि ऑलरेडी 2020 में डाइल्यूट होके 25% के आसपास आ चुके हैं। तो ये पहल ऐसा नहीं है कि वो कल से शुरू करेंगे, ऑलरेडी लास्ट 10 साल में उन्होंने काफी हद तक डॉलर रिजर्व्स अपने लिक्विडेट किए और मनी जो है वो दूसरे एसेट्स में पार्क किया है। मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में देयर विल बी कंपटीशन फ्रॉम अदर करेंसीज। आपका युआन की तरफ से, यूरो की तरफ से या अदर क्रिप्टो करेंसीज की तरफ से थोड़ा बहुत कंपटीशन डॉलर को भी मिलेगा, गोल्ड को भी मिलेगा। बट स्टोरेज वैल्यू में गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए क्रिप्टो को अभी बहुत टाइम है, स्टोरेज वैल्यू में डॉलर को रिप्लेस करने के लिए युआन को भी टाइम है। करीब ये 20-25 साल के बाद की स्टोरी शायद फिर भी हो। फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं लगता है कि हमें कुछ घबराने वाली बात जी। यानी डॉलर राज करेगा अभी भी? बिल्कुल जी। जयप्रकाश जी, एक समय क्रूड और गोल्ड का रिलेशन था, तो वो रिलेशन खत्म क्यों हो गया? अब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं माना जाता है न्यूज को लेकर के। जी कमल जी, थोड़ा इसको समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में ले जाना चाहूँगा। देखिए, जब यहाँ पे क्रूड का डोमिनेंस हुआ करता था और क्रूड का डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में ही था, उस समय आप देखें तो इस तरह के जो रेशियोज हैं वो काफ़ी वर्क करते थे। लेकिन 2017 के बाद से, जब से यहाँ पे यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हो गया क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, अब वो नेट इंपोर्टर नहीं रहा बल्कि एक्सपोर्टर बन गया है। उसके बाद से जो एक इंक्लिनेशन था क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, वो धीरे धीरे यहाँ पे लूजन आउट होता गया। उससे आप देखें कि सारी पैरिटी डिस्टर्ब हुई है। पहले ये माना जाता था कि क्रूड पर बैरल एक इंडिकेटर है कि आप कितने आउंसेस ऑफ गोल्ड ले सकते हैं, और 2018 के बाद से ये टाइम एंड अगेन ये जो हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग प्रूव हुआ है। 2020 में सबसे बड़ा उदाहरण था जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर्स में, और जबकि स्पॉट प्राइसेस थे वो भी ऑलमोस्ट जीरो के पास थे। फिर गोल्ड उस समय एक नया हाई बनाने की तैयारी कर रहा था। तो ये पैरिटी अब एस्टैब्लिश नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है ये। आजकल देखें आप तो गोल्ड को आपको एज एन इंडिपेंडेंट एसेट क्लास देखना है, और क्रूड को आप एक फ्यूल के तरह से देखना है, जो अब धीरे धीरे नेक्स्ट 25-30 सालों में रिप्लेस हो सकता है अदर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। तो मुझे लगता है फिलहाल कोई अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो उससे गोल्ड क्रूड रेशियो के हिसाब से ना देखना ही बेटर होगा किसी ट्रेडर के लिए। जी। सुगंधा जी, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई, उसका पूरे गोल्ड मार्केट पे किस तरह असर देखने को मिला? कमल जी, देखिए, कोरोना की सेकेंड वेव ने गोल्ड को काफी हद तक फेवर किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी काफी हद तक पिकअप कर रही है, बट अभी भी अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी काफी पैची है, काफी अनइवन है।
जहाँ एक तरफ डेवलप इकोनॉमीज काफी हद तक रिकवर कर रही हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके, बट वहीं एशिया पैसिफिक रीजन में देखें तो सेकेंड वेव का काफी ज्यादा फिरोशियस इम्पैक्ट रहा है। इस वजह से फिजिकल डिमांड गोल्ड की काफी हद तक हर्ट हुई है, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, चाइना की भी बात करें तो चाइना से डिमांड अभी बहुत ज्यादा पिकअप नहीं करी है, इवन दो चाइना हैज ऑलरेडी काइंड ऑफ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, बट वहीं देखें तो इंडिया की साइड से फिजिकल डिमांड काफी वीक रही है। बट इससे काफी हद तक वापस से गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, जहां फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में हमने काफी ज्यादा ईटीएफ आउटफ्लोज आते हुए देखे ग्लोबली, वहीं वापस से अब गोल्ड ईटीएफ्स में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक बढ़ रही है। गोल्ड ईटीएफ्स में अगर हम पिछले कुछ दिनों की भी बात करें तो काफी ज्यादा इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। सो वापस से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड इग्नाइट हो रही है। ये एक फैक्टर है जो गोल्ड को काफी ज्यादा आगे के टाइम में भी फेवर कर सकता है। आगे ये देखना बहुत जरूरी रहेगा कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव पिकअप करती हैं, कैसे जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो भी कैसे इससे रिकवर करता है, इस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा और इसी से गोल्ड का काफी हद तक आउटलुक भी डिटरमिन होगा। जी नवनीत जी, गोल्ड में सीधे फिजिकल में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है या बॉन्ड लेना अधिक फायदेमंद का सौदा होता है? जो अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक कैच है जो कि 8 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे बड़ा कैच है। वेरेज फिजिकल गोल्ड लीजिए या ईटीएफ लीजिए या कोई और फॉर्मेट में लिए तो आप जब चाहे ले सकते हो, जब चाहे बेच सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एडवांटेज ये है कि आपको 2.5% प्रति साल इंटरेस्ट मिलता है एंड 5 साल के बाद एग्जिट विंडो मिलता है, जो कि आपके प्राइसेस को एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। मगर अगर आप 8 साल होल्ड करते हैं तो आपके गेन्स टैक्स फ्री हो जाते हैं। वेरेज ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म अगर आप गोल्ड बीच में कभी भी एग्जिट करते हैं तो आपको उसका टैक्स स्ट्रक्चर भी भरना पड़ता है। मेरे हिसाब से अगले 1 से 2 साल गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी रहने वाली है और इंक्रीमेंटल गेन्स मिलने वाले हैं। तो 2 साल तक आप कोई भी एसेट या कोई भी व्हीकल चुन सकते हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8 साल के टाइम फ्रेम के लिए मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ होंगे, और वो बहुत, क्योंकि जो मार्केट के डायनामिक्स है वो साल प्रति साल बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं। तो 8 साल के व्यू से मैं अभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, बट फिलहाल 2 साल के आउटलुक के हिसाब से अच्छी तेजी गोल्ड पे बरकरार रह सकती है। सर, इसका एक मैं देसी सवाल बिल्कुल पूछना चाहता हूँ कि 2.5% का ब्याज मिला, 8 साल हमने उसके लॉक पीरियड में रखा, और उसकी जो कॉस्ट है उसकी लास्ट में पड़तल बैठेगी या नहीं बैठेगी? जी बिल्कुल बैठ जाएगी मेरे हिसाब से। आप बैंक एफडी में भी अगर आप पैसा रखेंगे तो 4.5-5% के आसपास की ब्याज दरें रह गई है। और 2 साल के बाद अगर हम देखें या 8 साल के बाद भी देखें, अगर 60 से 65 हजार रुपए के ऊपर भी रेट रहे तो मेरे हिसाब से आप 5% जो बैंक एफडी में कमाते हैं उससे ज्यादा ही पैसा बना के निकलेंगे। तो बराबर ठीक सा सौदा रहेगा। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल गेन नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहेंगे, मेंटल पीस रहेगा कि आप इकोनॉमी के साथ साथ चल। लेकिन सर, अगर बॉन्ड में पैसा लगाया और इस दौरान मान लीजिए कोई अचानक अप्रत्याशित तेजी आ जाए, 8 साल के लिए आज पैसा लगाया और बीच में मान लीजिए 2 साल 2.5 साल बाद कोई ऐसी घटना घट जाए और उसके बाद अगर सोना थोड़ा लुढ़क जाए, तो कोई मलाल रहेगा इन्वेस्टर को मन में? सिर्फ 2 साल के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ी सी तेजी रह सकती है और यहाँ से आपको करीब करीब 20 से 25% गेन मिल सकते हैं। बट उसके ऊपर के गेन जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे नए मार्केट में फैक्टर्स डिराइव होते रहेंगे, उस हिसाब से गोल्ड की चाल चलते रहेगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 60,000 तक के स्तर या $22,500 $2300 तक के स्तर संभवित है। उसके ऊपर का फिलहाल व्यू नहीं है। जी मनोज जी, अभी ये जब नवनीत जी ने बात कही उसके बाद गोल्ड में शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहिए या लॉन्ग टर्म करना चाहिए, और आपकी क्या राय रहेगी उस पर? मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में भी यहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है कमल जी, क्योंकि हमने जो अगस्त 2018 से जो तेजी बनते हुए देखी थी गोल्ड में, और अगस्त 2020 में हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाईज जो है भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे। ये 2 साल के दरमियान सोने में भारतीय बाजारों में लगभग 92% की जो है बढ़त देखने को मिली। और रुपी टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो 29,268 से हमने 56,191 तक कीमतों को जाते हुए देखा, जो कि टोटल लगभग 26,900 रुपए की तेजी थी। ऊपरी लेवल से हमने फिर एक बार करेक्शन आते हुए देखे, तो अगर हम 50% रिट्रेसमेंट की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो है वो 13,500 के आसपास होता है, और इतना ही करेक्शन लगभग हमने 13,000 के आसपास जो है वो हायर लेवल से आते हुए देखा है। तो 43,300 के जो लोज यहाँ बने हैं मार्च महीने में,
मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। गोल्ड में जब भी डीप मिलता है 47,000 से 47,500 की रेंज में, तो वो शॉर्ट टर्म में खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा मानना है कि 49,500 यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य रखे जा सकते हैं। उन लेवल्स के ऊपर अगर एक बार कीमतें सस्टेन होना स्टार्ट होती है तो फिर 52,000 तक के लेवल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं लंबी अवधि में मेरा मानना है कि सोना जो है वो आगे भी बेहतर रिटर्न देता रहेगा। पिछले 10 सालों का, जैसा कि सुगंधा जी ने भी बताया कि 10% ईयर ऑन ईयर से ज़्यादा रिटर्न जो हमने पिछले 10 सालों में बनते हुए देखे हैं, तो आगे भी जिस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड्स पे रहने की बात जो है, और जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है पिछले 10 सालों में हमने देखी और आगे भी अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। तो उसके चलते सोने की कीमतों में जो है यहाँ सपोर्ट्स बने रहेंगे। तो लंबी अवधि में भी मेरा मानना है कि अगले 10 वर्षों में बात करें तो 10% ईयर ऑन ईयर के रिटर्न जो है वो आगे आने वाले 10 सालों में भी सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो लंबी अवधि के निवेशक भी जो है यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ अच्छे रिटर्न फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। जी सुगंधा जी, जो गोल्ड ने पिछली हाई बनाई थी उसे कब तक वापस टच कर सकता है? कमल जी देखिए, टाइमिंग कहना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ये मानती हूँ बाय अक्टूबर दिस ईयर गोल्ड के प्राइसेस वापस से न्यू हाइज को मार्क कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी इस मंथ की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली सबड्यूड रहेंगे, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन का नैरेटिव जरूर प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है, बट वहीं अगर हम देखें तो यूएस की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्विफ्टली रिकवर कर रही है, जो प्राइसेस को हाई लेवल्स पे कैप कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम एक और फैक्टर की तरफ नजर करते हैं, डॉलर इंडेक्स में हमने पिछले 2 महीने से काफी गिरावट आती हुई देखी है, और वहीं 89.5 मार्क पर डॉलर इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। सो मैं ही मानती हूँ जब तक 89.5 डॉलर इंडेक्स में होल्ड कर रहा है, वहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है डॉलर इंडेक्स में। तो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को हाई लेवल्स पे कुछ हद तक कैप कर रहा है। मैं लेवल्स की भी बात करूं डोमेस्टिक मार्केट में तो 49,750 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता, नियर टर्म में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी बहुत पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल वीकली चार्ट्स को भी देखें तो 48,500 के ऊपर प्राइसेस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को, ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। और जहां इसके नियर टर्म के टारगेट्स अगर हम देखें तो 52,000 तक के बनते हैं। और मैं ये मानती हूँ अगर हम प्रीवियस हाइज की बात करें, अगर प्राइसेस 52,500 को ब्रेक कर जाते हैं तो बहुत जल्दी हमें प्रीवियस हाइज तक प्राइसेस जाते हुए दिखेंगे। सो मेरा ये मानना है कि अगर हमें कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 47,700, वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स हमारे रहेंगे डाउन साइड में 46,000, हाई साइड में नियर टर्म अगर हम देखें तो 52,000, और अगर 52,500 ब्रेक हो जाता है तो 56,000 एंड 60,000 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन का नैरेटिव है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और प्राइसेस को काफी हद तक ड्राइव करेगा। इसके साथ साथ फेड ने भी ये मेंटेन किया है कि भी इंटरेस्ट रेट स्लो रहेंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट स्लो रहते हैं, वो रियल इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव टेरिटरी में पुश कर देते हैं, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ कोरोना की थर्ड वेव को लेके भी अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी का जो पाथ है वो काफी फ्रेजाइल रहने की एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जरूर बाय कर सकते हैं, बट कुछ टिप्स की वेट करें टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 47,700, और अक्टूबर से दिसंबर तक के पीरियड में हम दोबारा से नए हाइज बनते हुए देख सकते हैं। जी जयप्रकाश जी, इस महीने के अंत तक सोना किस लक्ष्य तक पहुंच सकता है? आपका क्या लक्ष्य है? कमल जी, मुझे लगता है 50,000 का लेवल पॉसिबल है जून के एंड तक हम देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। रुपी में जो एक वीकनेस अब दिख रहा है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा। और अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस में भी देखें तो 1900 के ऊपर फिर से अगर प्राइसेस मूव होता है तो $1965 तक जा सकता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के व्यू में मुझे लगता है इस महीने ही 50,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। नवनीत जी, आपका क्या लक्ष्य है इस महीने के अंत तक? कहां तक सोना पहुंच सकता है? मैं एक ब्रॉडर रेंज बताना चाहूंगा कि 1920 एक हायर साइड रेंज रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है, और नीचे में 1860 1870 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। मेरे हिसाब से जब तक 1920 नहीं ब्रीच हो जाता है, थोड़ा अपसाइड यहाँ पे कैप्ड रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, बट मीडियम टर्म अवधि में तेजी संभावित तौर पे रहेगी और 50,000 50,500 तक के स्तर अगले 1 से 2 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। डॉलर टर्म्स में बात करें तो $1970 $1990 के भी टारगेट टेक्निकली विजिबल है, बट सब कुछ पॉसिबल होगा जब 1920 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे बाजार क्लोज करेगा।
जी मनोज जी, इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक सोना किस प्राइस को टच कर सकता है? बिल्कुल कमल जी, मैं भी काफी हद तक जो है नवनीत जी के व्यू से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि अभी इस बार भी जो रैली हुई थी तो 1920 हम लोग जो है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं कर पाए, तो वो एक हर्डल अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ 50,000 से 50,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जून आखिर तक 50,000 के लेवल संभावित हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $1920 के ऊपर एक बार सस्टेन होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर यहाँ फ्रेश रैली जो है टुवर्ड्स 1960 1990 तक फिर एक बार देखने को मिलेगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 52,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 50,000 से 50,500, थोड़ी सी लंबी अवधि का अगर नजरिया रखते हैं तो 52,000 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। डिप में यहाँ खरीदारी की ही सलाह रहेगी। पोजिशनल जो ट्रेडर्स है लंबी अवधि के, वो 43,300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वहाँ 47,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। जी धन्यवाद मनोज जी। अब हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं, हम 5 मिनट में उसको पूरा करेंगे और उसके बाद में वेबिनार का समापन होगा। मनोज जी, एक प्रश्न ये आया है कि MCX में क्या हम सोने की डिलीवरी ले सकते हैं जैसा कि शेयर की ली जाती है? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से शेयर में हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरह से MCX में भी एक कॉमरिस अकाउंट होता है जो कि डीमेट अकाउंट की तरह ही होता है। वहाँ पे आप डिलीवरी रख सकते हैं और उसको डिलीवरी को डीमेट में होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो डिलीवरी सेंटर्स हैं, जैसे अहमदाबाद जो है गोल्ड का डिलीवरी सेंटर है, और कुछ एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी MCX ने बनाए हैं। तो वहाँ के जो वॉल्ट है उसमें फिजिकली जो है आपका गोल्ड स्टोर रहेगा और डीमेट अलोकेशन जो है आपके कॉमरिस अकाउंट में रहेगी। अगर आपको डिलीवरी जो है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखना है तो आप वापस उस डिलीवरी को MCX पर डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल जो सोना है वो MCX से लेना है तो डिलीवरी सेंटर पे जाकर के आप फिजिकल डिलीवरी भी सोने की ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे डिलीवरी जो है जिस तरह से शेयर की संभावित है, उसी तरह से सोने की डिलीवरी भी MCX में ली जा सकती है। जी नवनीत जी, एक प्रश्न आपके लिए है कि दिवाली तक यदि गोल्ड को होल्ड किया जाए तो कितने पैसे मिल सकते हैं? करंट भाव सोने का चल रहा है 49,000 के आसपास, थोड़ा सा नीचे। मेरे हिसाब से 50,500 से लेके 52,000 के बीच में कोई भी स्तर आपको दिवाली तक मिल सकता है, जो कि करीब करीब 5% से लेके 7.5-8% तक के गेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है करंट भाव से। जी सुगंधा जी, अब आपके लिए भी एक सवाल ये है कि सोना यदि अब खरीदना हो, जो पहले लेने से छूट गए, उन्हें किस प्राइस लेवल पे गोल्ड की बाई करनी चाहिए? जी मैं मानती हूँ इस महीने प्राइसेस थोड़े से सप्रेस्ड रह सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बात करी 49,750 के लेवल्स पर प्राइसेस मुझे लगता है कुछ हर्डल फेस करेंगे। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता, बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नियर टर्म में देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये मानती हूँ कि प्राइसेस कुछ हद तक सेलिंग प्रेशर फेस करेंगे और डाउन साइड में हमें 47,700 से 47,500 तक के लेवल्स इस महीने देखने को मिल सकते हैं, जो एक अच्छा टाइम होगा गोल्ड को मीडियम टर्म के लिए बाय करने के लिए। सो 47,700 से 47,500 की रेंज में मैं बाइंग की ये एडवाइस दूंगी, बट अभी थोड़ा सा वेट करें, प्राइसेस को थोड़ा सा और कूल ऑफ होने दें। जी जयप्रकाश जी, अंतिम सवाल आपसे है कि जो हॉलमार्क कंपलसरी किया जा रहा 15 जून से, उसका क्या असर होगा गोल्ड की कीमतों पर? देखिए, कीमतों पे मुझे नहीं लगता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स गोल्ड प्राइसेस को डिटरमाइन कर रहे हैं वो ब्रॉडली बहुत मैक्रो हैं और ग्लोबल लेवल्स पे हैं। हालांकि घरेलू यहाँ पे डिमांड में असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कुछ स्टेट्स में रेस्ट्रिक्शन आने वाली है कि आप 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के अलावा गोल्ड नहीं बेच सकते हैं। एक बड़ा मार्केट महाराष्ट्र है जहाँ पे 23 कैरेट के गोल्ड काफ़ी प्रोमिनेंटली बिकते हैं, तो वहाँ पे एक कंसर्न आएगा। जो ज्वेलर्स के पास गोल्ड है वो हो सकता है लोकल मार्केट्स में वो बेचना चाहें, तो डिमांड साइड में फर्क आ सकता है ऑन ज्वेलरी, लेकिन ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं नजर आ रहा है। जी धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय दिया कीमती। मैं नवनीत जी, सुगंधा जी, मनोज जी और जयप्रकाश जी का शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना आज कीमती डेटा के समय कीमती समय दिया। और हम फिर अगली वेबिनार में मिलेंगे। शुभ संध्या।